हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन पर। चलिए बात करते हैं अपन आज ईडीएम 4 के ऊपर। अब तक अपन ने ईडीएम के 3 पोर्शंस मतलब 3 क्लास कंप्लीट की है और मैं आपको बता दूं सबसे पहले ईडीएम के बारे में। अपन ने अब तक जो भी ईडीएम्स पढ़े हैं वो सारे अपडेटेड ईडीएम्स पढ़े हैं, मतलब 18 और 19 के एग्जाम्स में जो अब तक अपडेटेड हुए हैं वो सभी। बिकॉज इसके पहले के जो 1000 ईडीएम्स थे, 18 से पहले के जो भी एग्जाम्स के थे वो सभी अपन ने अपनी बुक एडवांस इंग्लिश पार्ट फर्स्ट में इंक्लूड किए और वो आप सब तक वन टाइम पहुंच चुका है। जो नए व्यूअर्स हैं अपने, उन सभी से भी मैं ये कहना चाहूंगा आप इंजॉय करें। जो भी आपको लगता है वीकनेसेस उन सभी को आप शो करें। आपको ऐसा लगता है कि आपको मजा आ रहा है तो आप जरूर ये चीज हमें शो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। मैं और आपके लिए नई नई चीजें अपडेट करूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। एंड टुडेज क्लास इज ईडीएम 04। सबसे पहला जो ईडीएम गिवन है आईब्रो रेजिंग। सबसे पहला जो ईडीएम हो गया दैट इज आईब्रो रेजिंग, जिसका मीनिंग जो दिया गया, इट्स मीनिंग इज समथिंग विच सरप्राइजेस और शॉक्स। इट्स मीनिंग इज समथिंग विच सरप्राइजेस और शॉक। देखो इजी है याद करना, ईडीएम आपके पास है, ईडीएम का मीनिंग आपके पास में है, लेकिन बात ये नहीं होती। बात ये है ना कि आप एग्जाम टाइम तक इसको याद कैसे कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टाइम तक आप एग्जाम में याद कैसे कर सकते हो। मैं आपको बता दूं मेंस लेवल के एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। आजकल बैंक के हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछने लगे, इधर क्लरिकल एग्जाम हो और पीओ का एग्जाम हो। चलिए आईब्रो रेजिंग का देखो, आईब्रो जो अपने होते हैं दैट्स मीन यू ऑल नो आईब्रो, ठीक है, और भौरे जिसको मतलब है, और रेजिंग का मतलब होता है बढ़ना उठना, इट मीन्स टू से ग्रो करना। लेकिन आप इसको कैसे कोरिलेट करें, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। आईब्रो रेजिंग का मतलब हो जाता है, जैसे देखिए आप कोई व्यक्ति कब अपने आईब्रो को रेज करता है, मतलब ऊपर उठाता है, जस्ट लाइक दैट। कब करता है, जब कोई ना कोई सरप्राइज वो देख लेता है या फिर शॉक करता है। मतलब किसी चीज को देख करके जब शॉक्ड हो जाता है या फिर अगर वो सरप्राइज होता है तो अपने आईब्रोज को क्या करता है, राइज करता है, जस्ट लाइक दैट। मतलब होता है ना, अपन कई बार कुछ गिफ्ट वगैरह जैसे देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने को सरप्राइज कुछ देता है, सडनली कोई ऐसा पर्सन आ गया जो अपना फैमिली का पार्ट है और सडनली इसको देख करके अपन एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ समथिंग लाइक दैट। बस वही कंडीशन होती है इसमें। चलिए आईब्रो रेजिंग कब होता है, समथिंग विद सरप्राइज और शॉक। समझ गया कब कोई क्या करता है, आईब्रो रेज करता है, जब भी सरप्राइज होता है। चलिए टाई दी नाउट, अगला वर्ड दीजिए टाई दी नाउट। इसका मतलब हो जाता है टू गेट मैरिड, मतलब शादी हो जाना या शादीशुदा हो जाना। देखो कैसे, टाई द नोट। नोट का मतलब जो होता है वो होता है गांठ। जी हाँ, नोट आप जानते हैं, नोट का मतलब क्या हो जाता है, गांठ होता है। और टाई का मतलब होता है बांधना, टाई का मतलब होता है बांधना। चलिए तो गांठ बांध देना मतलब आप समझ गए इसको, इजी, बहुत इजी है याद करना। जब 7 फेरे हो रहे होते हैं तो उसके पहले क्या किया जाता है, दूल्हा दुल्हन के लिए आपस में गांठ बांधी जाती है पल्लू से, जिससे कि वो क्या कर सके, मतलब वो एक ऐसी गांठ हो गई जिससे वो क्या हो जाते हैं, शादीशुदा कहलाते हैं। आप जानते हो, वेरी बेसिक टू से। थर्ड, अ रेड रैग टू अ बुल, दैट्स मीन टू से अ थिंग व्हिच प्रोवोक समवन। सबसे पहले तो देख लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोक। द मीनिंग ऑफ प्रोवोक इज भड़काना। जी हाँ, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, भड़काना ही होता है। तो रेड रैग टू अ बुल, देखो बुल का मतलब आप समझ गए मेल का, और रेड का लाल, और रैग का मतलब कपड़ा भी होता है, और रैग का मतलब घिसा पिटा कपड़ा भी होता है। तो लाल कपड़ा किसके सामने, बुल के सामने दिखाने पर। अब आप खुद देखिए एक बार, अगर आप कोई रेड रेड कपड़ा जो है वो बुल के सामने दिखाओगे, ये पता है किसका इशारा, ये है खतरे का इशारा। मीन्स टू से विच प्रोवोक समवन, जो किसी को क्या करे, भड़काए। अरे भी किसी सांड के सामने अगर आप लाल कपड़ा दिखाओगे तो वो क्या करेगा, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको मतलब गुस्सा करेगा, और गुस्सा करने के बाद में आपकी तरफ अटैक करने को दौड़ेगा। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें लिखी, गांठ बांध देना, शादी हो जाना, बोहरे क्या करना, ऊपर उठाना मतलब शौक के मारे, और लाल कपड़ा दिखाना मतलब क्या हो जाता है उसके लिए, डेफिनेटली उसको भड़का रहे हो। बी अंडर नो इल्यूजन्स, दैट्स मीन टू से अंडर नो इल्यूजन्स मीनिंग हो गया बी फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रुथ, मतलब किसी भी बात के ट्रुथ को लेकर के पूरी तरह से अवेयर होना, जागरूक होना। कैसे पता चला, बी अंडर नो इल्यूजन। देखो व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूजन, आई टेल यू, इल्यूजन का मतलब जो होता है भ्रम।
मतलब किसी भी चीज को लेकर के भ्रम जो होता है। लेकिन बी अंडर नो इल्यूजन, नो मतलब कोई भ्रम नहीं है। अरे भी आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई डील की, आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज में आपको कोई भ्रम नहीं हो रहा, सामने वाला जो भी आपको प्रोमिसेस कर रहा है उसमें कोई भ्रम नहीं है, मतलब आप अगर आपको किसी चीज के बारे में भ्रम नहीं है मतलब आप उसके सत्य को जानते हो, आप उसके सत्य को 100% जानते हो, इसीलिए तो आप उसके ऊपर भ्रम नहीं करो। तो बस बात वही है, जब कोई भ्रम नहीं मतलब आप ट्रुथ को जानते हो इसलिए आपको भ्रम नहीं। चलिए इजी 5 नंबर की बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड्स मीन्स टू से अ फेयर एंड गुड चांस ऑफ विनिंग, मतलब एक इक्वल और अच्छा चांस होना, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं फेयर और गुड या फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ विनिंग। मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान के चलिए मैदान में दो बराबर की टीमें खेल रही है, जैसे मान लो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है और एक तरफ इंडिया की टीम है, और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो सभी क्या बोलते हैं, भाई बराबर की टक्कर वाली टीम है दोनों, और मजा आएगा, दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है। बस बात वही है। लेवल मतलब स्तर, प्लेइंग का मतलब खेलने वाली, फील्ड्स का मतलब मैदान एक प्रकार से। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो जो भी फील्ड है उसमें लेवल की टीमें क्या कर रही है, खेल रही है, मतलब दोनों ही तरफ से चांसेस जो है वो विनिंग के इक्वल है कि कोई भी जीत सकता है। आप समझ रहे होंगे, बहुत ईजी। इन केहुड्स विथ, देखो मीनिंग है इन केहुड्स, CAHOOTS। केहुड्स का जो मतलब होता है वो होता है मैत्री, संबंध, दोस्ती। दैट्स मीन टू से आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, मैत्री। और अलायंस का मतलब भी क्या होता है, मैत्री, मतलब दोस्ती होता है। और पार्टनरशिप आप जानते हैं, मतलब आपको इसको ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केहुड्स मतलब जैसे अगर आपको केहुड्स का मतलब पता है, दैट्स मीन टू से अलायंस और पार्टनरशिप आप अपने आप ही समझ गए। चलिए बात करते हैं आगे। नो डाइस, द इडियम इज नो डाइस। अरे भाई कोई डाइस नहीं है, मतलब यहां से देखिए नेगेटिव आउटकम और डिसीजन, मतलब कैसा रिजल्ट है। देखो आउटकम का जो मतलब होता है वो होता है रिजल्ट, रिजल्ट, और डिसीजन निर्णय, आप समझ गए। मतलब कैसा रिजल्ट है, एकदम नकारात्मक सा तो आउटकम है, रिजल्ट है, और कोई डिसीजन मतलब बराबर डिसीजन है। तो जब डाइस ही नहीं होगा, तो याद करने का तरीका, जब डाइस ही नहीं होगा, कोई डाइस नहीं है उसमें, मतलब रिजल्ट भी क्या है, कुछ नहीं है, जीरो रिजल्ट या जीरो डिसीजन लिया गया। चलिए इजी। कीप योर चिन अप। देखो सबसे पहली बात तो ये थी, व्हाट डू यू मीन बाय चिन। चिन का मतलब आप समझ गए, ठोडी, मतलब ठोडी को अपन क्या बोल देते हैं, अपनी ठोडी को अपन चिन बोल देते हैं। लेकिन यहां से आपको देखिए कीप योर चिन अप, इसका मतलब बताया इन्होंने, दैट्स मीनिंग इज रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब आपके सामने विपरीत परिस्थिति है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, खुश हो, चीयरफुल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। द टाइम यू आर एंजॉइंग इन द डिफिकल्ट सिचुएशन वी कॉल द इडियम कीप योर चिन अप। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ इजी बनाने का। कीप योर चिन अप मतलब जैसे मान के चलो कि परिस्थिति विपरीत, आप बहुत दुखी, एग्जाम का रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, तो आपसे बड़े कोई भी घर में, बड़े भैया, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है, दीदी, और वो आपको आकर के और कुछ इस प्रकार से उस विपरीत परिस्थिति में आपको चीयरफुल करना सिखा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, लुक इट करना, जैसे आपका यहां से पकड़ा उन्होंने और यूं हिलाया, क्यों, कीप योर चिन अप, पागल रो मत, और मुस्कुराता रहा, समथिंग लाइक दैट, मुस्कुराता रहे, रो मत, ऐसे हंसता रहा हमेशा, मतलब चिन अप को हिला करके, और उन्होंने क्या करवाया, आपको खुश किया। तो दैट्स मीन टू से चिन अप करवाना मतलब खुश करना, वो भी किस कंडीशन में खुश होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में। आप समझ गए एग्जांपल से मैंने क्या कहा। 9 नंबर पर बात करते हैं, लेट वंस हेयर डाउन। अब देखो लेट वंस हेयर डाउन, जैसे मान के चलिए, मैं इसको समझाता हूं कि जब कोई व्यक्ति, मतलब कोई भी महिला अपने पूरे बालों को, बड़े बड़े बालों को आगे की तरफ ले लेती, यू लाइक, वो डराने का प्लान है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डराने वराने का प्लान नहीं। अब देखो कब ऐसा होता है, टू बिहेव फ्रीली और इनहिबिटेडली। पहली बात तो अनइनहिबिटेडली का मतलब सुन, इनहिबिटेड का मतलब होता है निवास करना, और अनइनहिबिटेड मतलब होता है निवास नहीं करना। अरे मतलब इसका ये हुआ कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है, कोई निवास नहीं करा, कोई प्रेजेंट नहीं है, नो वन प्रेजेंस, नो वन प्रेजेंट्स। जब कोई प्रेजेंट से नहीं है और यहां पर दे दिया फ्रीली बिहेव करना, मतलब एकदम मस्त करना, मस्ती करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, दैट्स व्हाट इट इज। तो आप इसको देखिए भाई, ऐसा होता ना भी, जैसे महिलाओं का थोड़ा सा घर पे होना, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो थोड़ा सा घूंघट वेल निकाल के रखना और हर एक चीज को कवर करके रखना, दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन जब घर पे कोई नहीं है तो एंजॉय करना, अपने बालों को बाहर निकाल करके जस्ट लाइक दैट डाउन करके, और वो क्या करती है, एंजॉय करती है, फ्रीली एंजॉय करती है। बस उसी पर बेस्ड है, तो समझ गए होंगे, लेट वंस हेयर डाउन, टू बिहेव फ्रीली और अनहिबिटेडली, आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे।
चलिए 10 नंबर पर जो गिवन है देख लेते हैं एक बार। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर एग्स हैव वॉच्ड। इसका मतलब आप समझिए कि डोंट काउंट योर चिकन्स मतलब आप चिकन्स को काउंट मत कीजिए। मीन्स टू से चिकन मतलब होता है मुर्गा या छोटा चूजा, उसको काउंट मत कीजिए बिफोर द एग्स हैव वॉच्ड, कि जब तक आप क्या नहीं देख लो, एग्स को नहीं देख लो। मतलब यू मीन टू से आप पहले एग्स को देखो, देन आफ्टर क्या करिए, चिकन्स को काउंट कीजिए। चिकन्स को एग्स को बिना देखे हुए आप चिकन्स को काउंट मत करो। व्हाट यू मीन टू से, एक लैंग्वेज देखते हैं इसका। डोंट एक्सपेक्ट ऑल योर होप्स टू कम ट्रू। आप जो है ये एक्सपेक्ट मत करो, पहले एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी सारी की सारी जो होप्स है वो क्या होगी, सत्य होगी या आपको सफलता मिल जाएगी। बस वही है, क्योंकि जितने भी इडियम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग से ही रिलेवेंट बातें करते हैं हमेशा, और उसी से संबंधित अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि डोंट एक्सपेक्ट ऑल योर होप्स टू कम ट्रू, कि आप सारी अपनी होप्स को ट्रू होने के लिए क्या मत सोचो, एस्पेक्ट मत देखो। इसका मतलब हो गया कि आप अंडों को पहले देखो, उसके बाद में आप चिकन्स को काउंट करो। मतलब ये हुआ कि अंडे कितने हैं उसके बाद में आपको पता चलेगा कि उसमें से कितने चूजे निकले होंगे। आप समझ गए होंगे लैंग्वेज को। चलिए 11 नंबर दिया, ऑफ द हुक। देखो पहली बात तो ये हो गई कि हुक का जो मतलब होता है वैसे पर्टिकुलरली निकालोगे तो हुक का मतलब आप कांटा भी बोल सकते हैं या कोई टांका भी बोल सकते हैं। आप देखो हुक जैसे आपको पता है बटन में भी एक हुक लगाया जाता है जिससे कि उसको कवर किया जा सके, ये मीन टू से उसको बांधा जा सकता है। बटन में हुक लगाने का मतलब ये हुआ। यहाँ से लैंग्वेज देखते हैं अपन, ऑफ द हुक मतलब नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल, मतलब एक ज्यादा लंबा डिफिकल्टी या ट्रबल नहीं होना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। ऑफ का मतलब हो जाता है सेपरेशन को बताने के लिए। ऑफ जब भी यूज किया जाता है वो सेपरेशन को बताता है, आप सबको पता है। ऑफ हमेशा सेपरेशन, पृथकता, अलगाव को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने इसे बताया, जैसे मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे की कांटा चुभ गया। मान के चलिए आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, जब हम ऐसे बेयर फुट नंगे पांव घूमते थे तो क्या हो जाता था, बार बार कहीं भी कुछ भी कोई भी कांटा कहीं पर भी चुभ जाया करता। तो घर वाले क्या बोल देते, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, उसको निकालने के बाद में सब सही हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद उसको क्या कर दिया जाता था, उस हुक को, उस कांटे को क्या कर दिया जाता था, ऑफ, अलग कर दिया जाता था। जहां से चुभा है पैर में, अगर वो चुभा है तो पैर में से उसको क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता। मतलब नो लॉन्गर डिफिकल्टी और ट्रबल, मतलब आपको ज्यादा देर दर्द नहीं होगा, थोड़ी सी देरी होगा, कांटा जैसे निकल जाएगा आपका दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो छोटे बच्चे को यही बोल करके और उसको समझा दिया जाता था कि बेटा थोड़ी देरी दर्द होगा, कांटा कटा है, कोई बात नहीं है, वो आपका निकाल दिया जाएगा, जो भी कांटा चुभा है उसको निकालने के बाद दर्द नहीं होगा। चलिए ऑफ द हुक हो गया, मतलब आपका हुक क्या कर दिया जाएगा, ऑफ करने के बाद में, अलग होने के बाद, निकालने के बाद दर्द नहीं होगा। चलो द लास्ट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब जो होता है वो होती घास, सूखी घास को अपन स्ट्रॉ बोलते हैं। जैसे एक इडियम बनता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसके पास में कोई सब्सटेंस नहीं है, उसके लिए अपन बोला जाता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। यहाँ पर है द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ मतलब समझिए एक बार, द मोर चांस, देखिएगा द मोर चांस, ओके, द मोर चांस किस चीज का, द मोर चांस, द मोर चांस, नो मोर चांस, दैट्स मीन टू से नो मोर चांस बिकॉज यू डिड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, मतलब आपके पास में अब कोई चांस नहीं क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां की। अब एक बार जनरली सोचें ये चीज कब यूज की जाती है, जैसे मान के चलो कि घर पे हो, आप कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब एनी काइंड ऑफ क्राइटेरिया, आप जहां कुछ पार्टिसिपेट, आपको बोला जाता है ना कि अब आपको कोई चांस मिलेगा क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है। जैसे मान के चलो कि मूवी में भी ऐसा होता है कि कोई विलेन बहुत सारी गलतियां करता है, लास्ट में उसको मारा जाता है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, बाकी किसी ने बोला, तो बोला जाता है ना आपने बहुत गलती कर दी, अब आपको माफ नहीं करें। अब मैं इसको याद कैसे करवाता हूँ, वो देखो कि सर लास्ट स्ट्रॉ घास से कैसे याद हो। मान के चलिए कोई जानवर है, घर पे गाय है, काऊ है, बफेलो है, आपके घर पे भैंस है। अब आप आज आपने ये बोला कि देख तुझे ना आज अंतिम बार घास डाला जा रहा है, अब आज के बाद में मालिक बोलता है उसका कि आज के बाद में घास तुम्हें नहीं डालूंगा। पूछा गया क्यों नहीं डाला, क्योंकि तुमने बहुत सारी गलती की है और इतनी सारी गलतियां कर दी कि अब कोई चांस नहीं है, इसलिए आज ये जो है लास्ट स्ट्रॉ है, मतलब ये लास्ट घास है, इसके बाद में कोई चारा घास आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पूछा कि क्योंकि आपने गलतियां खूब सारी कर दी। समझ गए होंगे आप। भैंस को घास के लिए मना किया क्योंकि भैंस ने दूध नहीं दिया होगा, हो सकता है, या कुछ और कर दिया होगा, हो सकता है उसको मारा होगा, पीटा होगा, हो सकता है कंट्रोल नहीं होती कि हो सकता है दूध नहीं दिया होगा, हो सकता है ना, दैट्स मीन टू से।
चलिए बात करते हैं 13 के ऊपर। 13 गिवन है बी आउट ऑफ ऑर्डर। देखो बी आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मतलब एक डिवाइस जो वर्किंग प्रॉपर्ली मतलब पूरी तरह से काम नहीं कर रहा या अच्छे से काम नहीं कर रहा, उस डिवाइस की अपन बात करते हैं। तो कैसे समझोगी? बी आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाता है ना, कोई मशीन काम नहीं कर रही तो क्या बोला जाता है? अब ये मशीन जो है वो खराब हो चुकी है या ये रनिंग से खत्म हो चुकी है। ये आप जैसे इसका बटन प्रेस करते हो तो ये काम नहीं कर रही, मतलब मशीन खराब हो चुकी है, दैट्स मीन से आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अब कोल्ड फिश बात करते हैं। कोल्ड फिश का मतलब हो जाता है ठंडी फिश, ठंडी ठंडी मछली, मतलब क्या चक्कर है इसका? नो, लिक्विड कीजिए। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। एक व्यक्ति ऐसा जो एकदम अनफ्रेंडली सा रहता है, दोस्तों से दूर रहता है और कोई अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं करता, उसको अपन कोल्ड फिश के मामले में बोलते हैं। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति जो कोई बात नहीं बताता, चुपचाप अपने अमन में खोए रहता है, किसी से कोई फ्रेंडली तरीके से व्यवहार नहीं करता, तो आप उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हो? आप तो कोल्ड फिश हो। मतलब बहुत सारी मछलियों में से एक मछली क्या होती है, बिल्कुल अलग रहती है, मतलब वो ठंडे पानी में रहती है, बाकी मछलियां एक एवरेज पानी में रहती है। इसका मतलब क्या? कोल्ड जो फिश है वो ठंड में रहने वाली फिश जो है बाकी मछलियों से सबसे क्या है? अलग है, मतलब वो उनसे फ्रेंडली नहीं है। आप समझ गए होंगे शायद। दीजिए होकस पोकस। अब देखिए आप होकस पोकस को हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको, तो हिंदी में बोलते हैं अपन इसको छल कपट। होकस पोकस का मतलब जो जाता है वो क्या होता है? छल कपट, मतलब एबिलिटी टू ट्रिक समबॉडी, मतलब किसी व्यक्ति को क्या कर देना? ट्रिक करना, चीट करना, धोखा देना, उसके लिए अपन बोला जाता है। तो होकस पोकस शायद आप इसको वर्ड से याद कर सकते हैं। होकस पोकस दैट्स मीन टू से हो जाता है एक्टिविटी टू ट्रिक समबॉडी, किसी व्यक्ति को क्या करना? छल करना या उसके साथ धोखा वगैरह भी करना है, छल कपट करना। होकस पोकस दोनों आपस में क्या करते हैं? छल कपट करते हैं। चलिए ओके, फायर द इमेजिनेशन। देखो टू मेक समवन वेरी एक्साइटेड। अब जैसे मान के चलो कि मोटिवेटर जो होते हैं, जो बहुत अच्छे मोटिवेटर तो होते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को उनकी इमेजिनेशन, मान के चलिए कि आपने कुछ सपने देख रखे हैं अपने माइंड में और आप चाहते हैं उन सपनों को साकार करना, तो उन सपनों के लिए वो जो मोटिवेटर होते हैं, जो बहुत अच्छी स्पीकर होते हैं, वो आपके सपनों में जान डाल देते हैं, आग डाल देते हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि आप उसको कार्य करने के लिए क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो देखिए फायर द इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाओं में क्या लगा दी उसने? आग लगा दी। तो आपकी कल्पनाओं की आग लगाना मतलब जलाया नहीं उनको, आपकी कल्पनाओं में आग लगाने का मतलब आप में जुनून कर दिया, आप में एक्साइटेड कर दिया, आपको वेरी एक्साइटेड आपको कर दिया, दैट्स मीन टू से फायर द इमेजिनेशन। चलिए 17 पर जो गिवन आपको, दैट इज एवरी डॉग हैज हिज ड्यूटी, मींस टू से प्रत्येक डॉग जो है वो अपनी खुद की क्या करता है? प्ले करता है ड्यूटी। डे दैट्स मीन टू से आई टेल यू वन थिंग, एक चीज देखना, डे मतलब उसका भी दिन होता है ना, जैसे हिंदी में बोला जाता है ना कि हर एक कुत्ते का भी क्या होता है? अपना दिन आता है, मतलब उसका भी दिन आता है जिस दिन वो अपने दुश्मनों से बदला लेता है या फिर कुछ ना कुछ डे समथिंग, यू नो दैट। सो एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब प्रत्येक डॉग जो है वो उसका क्या आता है? दिन आता है। जस्ट लाइक एवरीवन विल हैव गुड लक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है? एक बहुत अच्छा चांस होता है, गुड लक होता है, अच्छा लक होता है एक दिन, बस उसको देखना होता है। अदरवाइज वो अगर नहीं मिलता तो चेंज, और अगर मिल जाता है तो लाइफ आपको पता है क्या हो जाती है? जिंगा लाला हो जाती है। 10 मिनट बस ये बता रहा हूँ। तो एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब हो जाता है प्रत्येक डॉग का क्या होता है? अपना खुद का दिन आता है, मतलब उसको भी एक मौका मिलता है, कहने का मतलब एक अच्छा लक होता है जिस दिन उसको मिलता है। 18 पर गिवन है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब हो गया डू समथिंग पर्टिकुलरली सो एज का मतलब हो जाता है ताकि, डू समथिंग पर्टिकुलरली कुछ विशेष रूप से करना, सो एज टू सेव टाइम और मनी। अब आप खुद देखिए, मतलब मनी और टाइम को सेव करने के लिए कुछ स्पेशल करना। कट कॉर्नर्स, अब इसको आप समझिएगा थोड़ा सा। एक व्यक्ति है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है या फिर उसको अपने ऑफिस जाना होता है, तो वो क्या करता है? कॉर्नर से ही अपनी गाड़ी को क्या करता है? हमेशा कट करता है, मतलब एक कॉर्नर से सीधा कट मार के निकल जाता है। इसका मतलब हो गया कि कॉर्नर से अगर कट मार के निकल रहा है तो मनी मतलब पेट्रोल बचा रहा है और टाइम का मतलब अपना समय भी बचा रहा है। तो कॉर्नर से गाड़ी को कट करने का मतलब हो जाता है वो टाइम भी बचा रहा है, साथ साथ वो अपनी मनी भी बचा रहा है। जी हाँ, बोथ साइड। तो कॉर्नर से कट करना। चलिए 19 पर गिवन है द टेल इज वेगिंग द डॉग। देखो व्हाट डू यू मीन बाय वेगिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दिस। वेगिंग का मतलब होता है हिलाना, हिलना भी होता है लेकिन हिलाना, जस्ट लाइक अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर इसको टीवी की तरह दिया गया तो हिलाना। द टेल इज वेगिंग द डॉग, मतलब एक पूंछ जो है हिलाती है किसको? डॉग। हाउ? डॉग पूंछ हिलाता है। यहाँ पर तो टेल क्या कर रही है? डॉग को हिला रही है, मतलब कुछ उल्टा है, कुछ इडियोमेटिक लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है।
जो टेल है वो क्या करती है, हिला देती है कुत्ते को, मतलब लेस इंपॉर्टेंट और सब्सिडरी फैक्टर। अरे भाई सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, जी हाँ, सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक फैक्टर जो होता है उसके लिए बोल रहे हैं। तो एक तो लेस इंपॉर्टेंट, आपको खुद को ही बात अजीब सी लगी होगी कि पूंछ जो है वो कुत्ते को क्या करती है, हिलाती है, कुत्ते को पूंछ हिलाती है, मतलब पूंछ जो है वो पूरी कुत्ते की बॉडी को हिलाती है, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट और सब्सिडरी सब फैक्टर। सब्सिडरी मतलब सहायक वाला फैक्टर है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, इजीली याद कर पाएंगे। लास्ट एंड फाइनल गिवन है रैग्स टू रिचेस। देखो रैग्स का जो मतलब होता है वो से कपड़ा भी होता है, लेकिन एक में ये बोलूं कटा फटा या घिसा पिटा, मतलब आप कटा फटा भी बोल सकते हैं, घिसे पिटे या घिसे पिटे कपड़े, दैट्स मीन कटे फटे या घिसे पिटे कपड़े। एक तो रैग्स हो गया टू रिचेज, और रिचेज का मतलब होता है संपदा, मतलब धन या अमीरी। इसका मतलब हो गया घिसे पिटे कपड़ों से किसकी तरफ टर्न कर जाना, अमीरी की तरफ, अमीरी की तरफ टर्न कर जाना, पैसों की तरफ टर्न कर जाना, मतलब रैग्स टू राइच। जब भी कोई व्यक्ति रैग्स टू रिचेज करता है, मतलब फटे हुए से कपड़े से पहने हुए और फिर अचानक से रिचेज वाले कपड़े, मतलब महंगे बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनता है, मतलब आप समझ जाइए इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है इडियम कि जब कोई रैग्स टू रिचेज करता है, मतलब पर्सन जो है वो राइज करता है, राइज का मतलब उठता है, ग्रो करता है, अपने विकास प्राप्त कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब पूरी तरह गरीबी से, मतलब गरीबी की हालत से वो बहुत अच्छी हालत में चला गया, बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच गया। यह है रैग्स टू रिचेज की कंडीशन, उसके कपड़ों से उसके बारे में ये बताई गई। तो ये थे आज के अपने इडियम्स, जो कि 20 इडियम्स थे, और मैं ऐसे ही इडियम्स को रेगुलरली आपके सामने शो करता रहूंगा, लाता रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट इडियम्स होते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, आपको इजी लगता होगा तरीका याद करने का। और दूसरी बात यह है कि इसका इडियम जो इसका पीडीएफ जो पार्ट है इडियम का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, वहां पर आपको कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा आप टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है एजे सर इंग्लिश से, और उसको इजी बना सकते हैं। अगर आप इसको लिखना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।